निम्नलिखित गद्यांश पठित्वा अष्टप्रश्नानां समुचितानि उत्तराणि उपयुक्तविकल्पं चिन्त्वा देयानि। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर 8 प्रश्नों का समुचित उत्तर उपयुक्त विकल्प में चुनकर दीजिए। एकदा 10 बालका स्नानाय नदीम आगच्छन्। एक बार 10 बालक नदी में स्नान करने के लिए आए। ते नदी जले चिरं स्नान अकुर्वन्। वे नदी के जल में बहुत देर तक स्नान किए। तत् ते तीर्त्वा पारं गत्वा। तब ते माने वे तीर्त्वा किनारे पार हुए। तदा तेषां नायक अपृच्छत। तब उससे नायक पूछा, अपि सर्वे बालका नदीम उतरेन्। सभी बालक नदी में से ऊपर हो गए हो। तदा कश्चित् बालकः अगण्यत। तब कोई बालक गिनती किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स स्वयं न अगण्यत। वह स्वयं अपने नहीं गिनती किया। अतः सः अवदत्। तब वह बोला, नव एव सन्ति, 9 ही है। दशम न अस्ति, 10वां नहीं है। अपरः अपि बालक पुनः अन्यान् बालक अगण्यत। दूसरा बालक फिर गिनती किए। तदा अपि नव एव आसन। तब पर भी 9 ही बालक है। अतः ते निश्चय अकुर्वन्। तब वे निश्चय किए, यत् दशम नधाम मग्न। 10वां बालक नदी में डूब गए हैं। ते दुखिता तुच्छनिम अतिष्ठन्। वे सब दुखी होकर के बैठ गए। तदा कश्चित् पथिक तत्र गच्छतः। तब कहीं पथिक जा रहे थे। सः तान् बालकान् दुखितां दृष्ट्वा अपृच्छत। सः माने वह बालक को दुखी देखकर पूछा, बालका युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्। बालक तुम्हारे दुख का कारण क्या है। बालकान् नायकम् अकथयत। बालक के नायक कहा, वयं 10 बालका स्नातुम् आगता। हम लोग 10 बालक स्नान करने के लिए आए। इदानी नव एव अस्म एक नधां मग्न इति। इस समय हम लोग 9 बालक हैं और 10वां नदी में डूब गए हैं। पथिक तान अगण्यता। पथिक फिर गिनती किया। तत्र 10 बालका एव आसन। वहाँ पर 10 बालक है। सह नायकम आदिशत त्वम बालकान गणय। तब नायक को आदेश दिया कि बालक को गिनती कीजिए। सह तु 9 बालकान एव अगण्यता। फिर वह 9 बालक गिनती किया। तदा पथिक अवदत्। तब पथिक बोला, दशम त्वम असि इति। 10वां बालक तुम हो। तत्श्रुत्वा प्रहष्टा भूत्वा सर्वे गृहम् आगच्छन्। तब यह सुन करके सब खुश हुआ और जान करके सभी अपने घर आए। अब प्रश्न पर आते हैं। बालका किम कर्तु नदीम आगच्छन्। स्नातुं, क्रीडितुं, विहर्तुं, संभाषितुं। स्नान करने, खेलने, विहर्तुं विहार करने, संभाषितुं बातचीत करने के लिए। यहाँ स्नातुं होगा। प्रश्न है स्नातुं, ये पहला आंसर।
1 नंबर स्नान। अब दूसरा पर आते हैं। 122 प्रश्न है। बालकस्य गणनाया नद्याम् आगतानां बालकानां संख्या का आसीत्। बालक जब नदी से स्नान करके आए तब बालक की संख्या कितना है? 10, 9, 8, 7। 9 बालक, ये दूसरा आंसर है इसका, 9 बालक होगा। गणनानन्तरं बालका की निश्चय अकुर्वन्। गिनती करने के बाद बालक क्या निश्चय किया? 10 नद्यां मग्नः। 10वां बालक नदी में डूब गया। 10 कुत्रचित् लुप्तः। 10वां कहीं लुप्त हो गया। 10 मकरेण भक्षति। 10वां को मगरमच्छ भक्षित कर दिया। 10 मार्गम व्यस अस्मरत। 10वां मार्ग में ही कहीं खो गए। इसका आंसर हो गया, एक होगा कि ये 10 नद्यां मग्नः। अगले प्रश्न पर आते हैं। बालकानां चिंता केन निवारिता। बालक की चिंता को कौन निवारण किया? नायकेन नायक, गुरुना गुरु, पथिक राही, 10वें बालकेन 10वें बालक। इसमें बालकान चिंता केन निवारिता, बालक के चिंता को निवारण किया है पथिकेन। तीसरा है पथिकेन। पथिक बालकान गणयितुं कम आदेशित। पथिक बालक को गिनने के लिए कम आदेशित, किसे आदेश किया? बालकेषु एकम बालकम, बालक में से एक बालक को। बालकेषु द्वितीयम बालकम, बालक में से दूसरे बालक को। नायकम, नायक को। मार्गे गच्छन्तम कमपि अन्यम पथिकम, मार्ग से जाते हुए कोई राही को। पथिक बालकान गणयितुं कम आदेशित, मतलब पथिक ने बालक को गिनने के लिए किसे आदेश दिया था? तीसरा है नायकम, नायकम। निम्नलिखितेषु अव्ययम पदम किम अस्ति। निम्नलिखित में से अव्यय पद कौन है? तत्, अष्ट, खष्ट, शांति, तुच्छनीम। यहाँ अव्यय पद उसे कहते हैं जो वैसा शब्द, वैसा पद जो लिंग, वचन और कारक चिन्ह के द्वारा नहीं बदल सके, न पुरुष के द्वारा बदल सके, उसे हम अव्यय पद कहते हैं। इसका आंसर है तुच्छनीम, तुच्छनीम है। उत्तीर्ण पदे क कृदंत प्रत्यय विद्यते। उत्तीर्ण पद में कौन सा कृदंत प्रत्यय है? न, अन, कत, इस। उत्तीर्ण में कत प्रत्यय है। कत प्रत्यय होगा इसमें। पंचन प्रतिपादिकस्य पुल्लिंगे प्रथम बहुवचनस्य रूपम की भविष्यति। पंचन में प्रतिपादिक पुल्लिंग का प्रथम बहुवचन रूप किम भविष्यति। प्रथम से लेकर के अष्टादश तक जो भी संख्या होता है सब बहुवचन में ही होते हैं, इसीलिए इसका पंचन का पंच होगा, दूसरा पंच।
अब गद्यांश दूसरा है। निम्नलिखित गद्यांश पठित्वा अष्ट प्रश्नानाम समुचित। अब दूसरा गद्यांश है। निम्नलिखित गद्यांश पठित्वा सप्त प्रश्नानाम समुचितानि उत्तराणि उपयुक्तम विकल्पम चिंत्वा दियानि। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके 7 प्रश्नों का समुचित उत्तर उपयुक्त विकल्प के अनुसार दीजिए। पूरा एक अस्मिन् वृक्षे एक चटका प्रतिवस्ति अस्मा। एक बार एक वृक्ष पर एक चटका पक्षी प्रतिवस्ति अस्मा यानी रहता था। कालेन तस्य संतति जाता, समय के अनुसार संतान हुए। एकदा कश्चित् परमत गजः, एक बार कहीं से पागल हाथी तस्य वृक्षस्य अध आगत्य, उस वृक्ष के पास आया। तस्य शाखा शुंडेन अत्रोट्यत, उसकी शाखा शुंड से तोड़ दिया। चटकाया नीडम भूमि अपततः, चटकाया का घोंसला भूमि पर गिर गया। तेन अंडानि विशीर्णानि, अथ सा चटका व्यलप्त, उसके अंडा विशीर्ण हो गया, टूट गया और धरती पर गिर गया, पृथ्वी पर। अथ सह, इसके कारण वह चटका जो गोरैया था वह व्यालाप करने लगा। तस्य विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटम नाम खगः दुखेन ताम अपृच्छत, उसकी विलाप सुन करके काष्ठकूट नाम का पक्षी दुख का कारण पूछा। भद्रे किमर्थ विलपसि, भाई क्यों विलाप करते हो। चटका वदतः, चटका बोला, दुष्टकेन गजेन मम संतति नाशिता, दुष्ट गज मेरे संतान को नाश कर दिया। तस्य गजस्य वधे नैव मम दुखस अपसरेत, तस्य उस गज का जब तक वध नहीं होगा मेरा दुख बढ़ता ही जाएगा। तत्काष्ठकूटम ताम विनारव्या नामन्या मक्षिकाया समीपन अन्यतम, तब काष्ठकूट नाम का जो पक्षी था वह बिना रवा नाम के मक्खी के पास लाया। त्यो वार्ता श्रुत्वा मक्षिका वदतः, यह वार्ता सुन करके मक्खी बोलता है। ममापि मित्रम मंडूक मेघनाद अस्ति, मेरे मित्र मेघनाद है। शीघ्र तमुपेत्य यथोचित करिष्याम, शीघ्र ही जो है तुम्हारा उपाय उचित रूप से किया जाएगा। तदानी तो मक्षिकाया सह गत्वा मेघनादस्य पूरम सर्ववृत्तांत नवेत्याम, इस समय दोनों मक्षी के साथ मेघनाद के पास गया और सर्ववृत्तांत नवेदियतम, सभी वृत्तांत कहें। मेघनाद अवदत्, मेघनाद बोला, यथाहम कथयामि तथा कृतम मक्षिके, जो हम कहेंगे वह आपको करना होगा। प्रथम त्वम मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्द कुरु, प्रथम दिन पहले ही दिन तुम मध्याह्न के समय गज के हाथी के कान में शब्द करना है। तेन सह नयने निमील्य स्थापयति, उससे वह अपना आंखें खोलेगा। तदा काष्ठकूट चंचुआ तस्य नयने स्फुटयति, उसी समय काष्ठकूट पक्षी अपने चोंच से उसकी आंख को फोड़ देगा। एव स गज अंध भविष्यति, इससे हाथी अंधा हो जाएगा। त्रिसात सह जलाशम गमिष्यामि, वह जलाशय की ओर दौड़ेगा। मार्गे महान गर्त अस्ति, मार्ग में महान गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि शब्द च करिष्यामि, वहाँ बैठ करके मैं शब्द बोलूँगा।
मम शब्देन तम गर्त जलाशयम मंत्वा सह तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यामि मरिष्यामि च। मेरे शब्द सुन करके वह जलाशय समझ करके मानकर वह गड्ढे की तरफ दौड़ेगा और उसमें गिरकर मर जाएगा। अथ त कीर्ते सह गज मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महत गर्तस्य अंत पतितः। उसी समय हाथी, उसी कारण हाथी उसी मध्याह्न के समय में मंडूक का शब्द सुन करके अनुसृत्य करके गर्तस्य की ओर दौड़े, पतितः मृत्य च, और उस गड्ढे में गिर करके वह मृत हो गया। तथा चोक्तम सत्य ही कहा गया है, बहु नाम प्यासारानाम समवायो ही दुर्जय। बहुत बहुत सारे परेशानी को सभी मिल करके दूर कर सकते हैं। आगे इस पर प्रश्न दिया गया है, प्रश्न हम देखते हैं। गजेन चटकाया को अपकार कृता। गज हाथी पक्षी को कौन सा अपकार किया? चटकाया संतति विनाशिता, चटका के संतान को विनाश कर दिया। गज वृक्षस्य स्थूला शाखा अतोड़तम, गज वृक्ष के स्थूल शाखा को तोड़ा। गज चटकाया नीडम अत्रोट्यत, गज चटका के घोंसला को तोड़ दिया। गज ने चटकाया सबका गजकाया नीडम अत्रोट, हाथी चटका को नीड घोंसला को तोड़ दिया। गजेन चटकाया साबका पदेन मर्दिता, गज हाथी चटकाए के बच्चे को जो है ना वह कुचल दिए। इसका आंसर होगा चटकाया संतति विनाश्यति, चटकाया संतति विनाश्यति, पहला आंसर। दूसरा है चटकाया दुखम केन पृष्ठतम, चटका का दुख का कारण कौन पूछा? काष्ठकूटेन मंडूकेन मक्षिकाया सर्वे विहंगे, काष्ठकूट एक पक्षी है, मंडूकेन मेढक, मक्षिकाया मक्खी, सर्वे विहंगे सब पक्षी। काष्ठकूट पूछा था दुख का कारण, ये पहला आंसर होगा इसका। काष्ठकुम किम अकरोत, काष्ठकूट क्या किया? काष्ठकुम गजस्य नयने स्फोटयत, काष्ठकूट नाम का पक्षी गज के हाथी के नयन को फोड़ दिया। काष्ठकूटम गर्तस्य समीपे मंडूक इव शब्द अकरोत, काष्ठकूट गड्ढे में के समीप जाकर के मंडूक के शब्द में बोल रहा था। काष्ठकूट विहंगाम एक त्राण अकरोत, काष्ठकूट विहंगाम एक त्राण अकरोत, वह काष्ठकूट सभी पक्षी को एकत्र किए। काष्ठकूट गजस्य शिरम स्फोट, काष्ठकूट गज के सिर को फोड़ दिया। ऑप्शन में ये काष्ठकूट किम अकरोत, काष्ठकूट क्या किया? पहला आंसर इसका है काष्ठकूट गजस्य नयने स्फोट, हाथी के नयन को फोड़ा। गज गर्त भरमात जलाशय अमान्यता की कारणम, हाथी गड्ढा को जलाशय मानने का क्या कारण था? हाथी गड्ढा को जलाशय मानने का कारण क्या था? गजस्य दुखेन बुद्धि कुंठिता अभवता, गज का दुख के कारण बुद्धि कुंठित हो गया था। मंडूकस्य स्वर सुनता गज गर्तमेन जलाशम अमन्यंतम, गज मेढक के स्वर को सुन करके गज जलाशय मान करके उसकी तरफ भागे थे। गज मंदबुद्धि आसित, गज मंदबुद्धि था। पिपासा कुलम अंधीभूतो, प्यास के कारण वह गज जैसु गजो निर्गेतु ना सकोत, प्यास के कारण अंधे हो गए थे और उसकी गड्ढा की तरफ भागे थे। गजना दुखिन मंडूकस्य स्वर, यानी मंडूक के स्वर को सुन करके हाथी जलाशय समझ करके जलाशय की तरफ भागे थे। इसका ऑप्शन दूसरा होगा।
भगनानि भगनानि इस्मिन् अर्थे गद्यांश से क शब्द प्रयुक्त। भगनानी का यहाँ पर गद्यांश में कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा? भगनानी की जगह पर कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा? अंडानी, दुखानी, अंडानी अंडा, दुखानी दुख, मंडुकानी मेढक, विशीर्णानी मतलब बिखरना। चौथा आंसर इसका 4 होगा। दुष्टे नायकेन इत्यस्मिन् पदे क संधि विद्यते। दुष्टे नायकेन में कौन सा संधि होगा? दुष्ट अ प्लस ए ऐ होता है। दुष्टे नायकेन इसमें वृद्धि संधि, पहला आंसर इसका होगा वृद्धि संधि। उपेत्य इति अस्मिन् पदे क धातु विद्यते। उपेत्य में कौन सा धातु है? पेत, ई, ए, पे, इसमें ई धातु होगा। दूसरा आंसर है ई धातु। उपेत्य में ई धातु है। अब अगला प्रश्न है साइकोलॉजी। प्रश्न है साइकोलॉजी से लिया गया है। निम्नलिखितेषु कथनम क्रेसन महोदय प्राकृतिक क्रम परिकल्पना व्याख्याति। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्रेसन महोदय ने प्राकृतिक क्रम के अनुसार परिकल्पना का व्याख्या किया है? भाषाया अव्यय अनुक्रमेण अधिगृह्यन्ते। भाषा को अवयव को अनुक्रम के रूप में अधिग्रहण किया जाता है। अध्यापक के स्वाभाविक मौखिक भाषाया प्रयोग कर्तव्य। अध्यापक को स्वाभाविक रूप से मौखिक भाषा का प्रयोग करना कर्तव्य है। पाठ्य सामग्री प्रमाणिक भवित्यम। पाठ सामग्री प्रमाणिक होती है। अध्यापन प्रत्येकम छात्र अधिगम प्रक्रिया अनुसार भवित्यम। अध्यापन प्रत्येक छात्र को सीखने की प्रक्रिया होती है। इसका कह रहा है कि क्रेसन महोदय प्राकृतिक रूप से कर्मिक रूप से परिकल्पना का व्याख्या किस रूप में वह किया है? तो भाषाया अवयव अनुक्रमेण अधिगृह्यन्ते। भाषा के अवयव को कोई भी विद्यार्थी अनुकर्म के रूप में कर्मिक रूप से अधिकरण करते हैं। तो यहाँ पर पहला आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथन भाषा शिक्षण सामग्र्या प्रदर्शनार्थ प्रक्रिया बोध्यना अस्ति। भाषा शिक्षण सामग्री में प्रदर्शन की प्रक्रिया की योजना कौन सी भाषा हो सकती है? उपागम, विधि, शिक्षा शास्त्र, प्रविधि। भाषा शिक्षण सामग्री में प्रदर्शन के लिए प्रक्रिया बोध है उपागम, विधि, शिक्षण शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, प्रविधि। इसमें विधि है दिया हुआ। भाषा शिक्षण के लिए विधि का प्रयोग किया जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि कथ्यते। व्याकरण के अनुवाद विधि को क्या कहते हैं? प्राचीन विधि, प्राचीन दृष्टिकोण विधि, रचनात्मक विधि, समीक्षात्मक विधि। प्राचीन दृष्टिकोण व्याकरण के अनुवाद विधि को हम प्राचीन विधि के नाम से जानते हैं। व्याकरण। अगला प्रश्न है कस्मिन् विधौ मातृभाषाया कश्चित् अपि प्रयोग न भवति। किस विधि के द्वारा, किस विधि में मातृभाषा का प्रयोग कहीं नहीं होता है? प्रत्यक्ष विधि, संकलन विधि, क्रियाशीर्ष शिक्षण विधि, अनुवाद विधि। संकलन विधि यानी प्रत्यक्ष विधि। इसमें पहला आंसर होगा प्रत्यक्ष विधि।
मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता है प्रत्यक्ष विधि में। कस्मिन विधौ, अगला प्रश्न देखते हैं, कर्म वीक्षणस्य उदाहरण अस्ति। तेज स्काइनिंग है स्कीमिंग, इसका अर्थ होता है तेज बोलने का उदाहरण, यानी क्रम वीक्षणस्य उदाहरण अस्ति, तेज पढ़ने का उदाहरण है, तेज से पढ़ने का उदाहरण है। पुस्तकस्य कश्चित् अध्याये मुख्य विचार अन्वेषणम, पुस्तक से कोई अध्याय का मुख्य विचार का अन्वेषण करना। कस्याचित् चलचित्रस्य सारलेखनम, किसी चलचित्र का सारांश लिखना। कस्याचित् वैज्ञानिक लेखनस्य सारलेखनम, किसी वैज्ञानिक लेख का सारांश लिखना। स्वकीय चलभाषाये कस्यापि घनिष्ठ मित्रस्य चलभाषावलोकनम, स्वयं अपनी बातचीत के द्वारा, चल भाषा के द्वारा किसी घनिष्ठ मित्र के चल भाषाओं का अवलोकन करते हुए। तो यहाँ तेज कर्म बिन वीक्षणस्य मतलब तेज बोलने का उदाहरण है, तेज भाषा का उदाहरण है कि स्वयं चल भाषा के द्वारा मित्र के घनिष्ठ चल भाषा का अवलोकन करते हुए बोलना है। चौथा आंसर इसका है। अगला है प्रत्येक भाषा शब्द श्रवण, प्रत्येक भाषा का शब्द सुनकर शब्दावली वृद्धि करोति, शब्दावली का वृद्धि किया जाता है। सिद्धांतोयम कथयति, सिद्धांत को कहते हैं। यान शब्दान छात्रा सर्वाधिक श्रवन्ति तान ते शिक्षन्ते, जब शब्द को छात्रा सर्वाधिक सुनते हैं तब वे सीखते हैं। छात्रा स्वरुचि अनुरूपम शिक्ष्यन्ते, छात्र स्वरुचि अनुरूप सीखते हैं। परस्पर संपर्क गतिविधि बालका निष्क्रिय गतिविधि तुलनाया अधिक शिक्षते, परस्पर संपर्क विधि गतिविधि के द्वारा बालक निष्क्रिय गतिविधि के द्वारा तुलना करके अधिक सीखते हैं। सार्थक संदर्भ बालका सर्वाधिक शिक्षते, सार्थक संदर्भ में बालक सर्वाधिक सीखते हैं। इसका आंसर एक होगा कि यान शब्दान छात्रा सर्वाधिक श्रवन्ति तान ते शिक्षन्ते, जब शब्द को छात्र अधिक सुनेगा तो वे अधिक शिक्षित होंगे, वे अधिक से अधिक सीखेंगे। कीदृश्य उपागम सावधानतया चितानाम च वर्गीकृतानाम विषयानाम सम्यक उपेक्ष करोति, कौन सा उपागम में सावधानी पूर्वक चिंतन के द्वारा वर्गीकरण के द्वारा विषय वस्तु का उपयोग करते हैं। योग्यता आश्रित उपागम, निर्माणात्मक उपागम, संरचनात्मक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम। मतलब इसमें कह रहा है सावधानी पूर्वक चिंतन के द्वारा वर्गीकरण करना है, तो इस प्रकार के उपागम को हम संरचनात्मक उपागम के नाम से जानते हैं। तीसरा ऑप्शन। मूल्यांकन पद्धतिया सात्यम शुद्धि अस्त्रम च ज्ञातु इयं मांडो अस्ति यदा ते एव जन विशेष समूह विशेषा पुनः प्रयोग कृत्वा समान नेव परिणामान प्राप्युनु इयं स्थिति स कथ्यते। मूल्यांकन पद्धति को सत्य और शुद्ध जानने के लिए मानदंड दिया गया है। जब वे जन विशेष और समूह विशेष के आधार पर प्रयोग करते हैं, समान मानते हैं, तो इसके परिणाम क्या प्राप्त हो सकता है। इयम स्थिति क कथते, इस प्रकार की स्थिति को क्या कहते हैं। विश्वसनीयता, भिन्नता, वैधता, शुद्धता। इसमें विश्वसनीयता हो सकता है। उपचारात्मक अध्ययन अस्ति, उपचारात्मक अध्ययन है। यत् सूक्ष्म अध्यापनस्य पश्चात कार्यते, यहाँ सूक्ष्म अध्यापन के बाद
क्या कार्य है? यत् परीक्षायाम उच्चांकानां प्राप्त्यंतरम कार्यते, परीक्षा के बाद उच्च अंकन के बाद प्राप्त करते हैं। यत् प्रतियोगिता परीक्षा पश्चात कार्यते, यह प्रतियोगिता परीक्षा के बाद का कार्य है। यत् निदानात्मक परीक्षा पश्चात कार्यते, यह निदानात्मक परीक्षा के बाद का कार्य है। ये चौथा आंसर इसका। काचिद अध्यापिका कक्षा पंचानाम समूहे विभाज्यते, कोई अध्यापक कक्षा में 5 समूह में विभाजित करते हैं। कस्यापि प्रतिवेदनस्य, और वह एक प्रतिवेदन देता है। काचित अंश ददाति, कोई प्रतिवेदन का अंश दे रहा है। सारम चापी निर्मांतु कथयति, और उसकी सारांश बनाने के लिए कहते हैं। साकी प्रोत्साहितुम प्रयतते, इसका क्या प्रोत्साहित करते हैं। आधारभूता परस्पर संप्रेषणात्मिकता योग्यता, आधारभूत परस्पर संप्रेषण की योग्यता। संज्ञानात्मक उन्नत भाषा क्षमता, संज्ञानात्मक उन्नत भाषा की क्षमता। संभाषणात्मक कक्षा ताम, संभाषण कक्षा। सामूहिक विवेचनम, सामूहिक विवेचन, इसका आंसर आपको संज्ञानात्मक उन्नत भाषा होगा। त्रुटे कस्य कृते शिक्षण क्षेत्रांबि अनुनिवेशाश्च सन्ति, त्रुटे किस क्षेत्रों में, शिक्षण क्षेत्र में किसके द्वारा त्रुटि को दूर किया जा सकता है। तो त्रुटि को दूर करने के लिए न अनुनिवेशाश्च सन्ति, त्रुटि को कौन सा शिक्षण क्षेत्र के द्वारा, किसके द्वारा दूर किया जा सकता है। छात्रानाम कीर्ति, छात्र के द्वारा। अध्यापकानाम कीर्ति, अध्यापक के द्वारा। ये तो एक ए और बी दोनों होगा। तीसरा आंसर है ए और बी दोनों। गतिबोधक गतिविधि किन संबंध सन्ति, गतिबोधक और गतिविधि का क्या संबंध है। मौखिक संभाषण में, शारीरिक संचालन में, श्रवण गतिविधि में, सतर्कता में। शारीरिक संचालन में। कश्चित् चतुर्कक्षाया छात्र स्वमातु सहायता पाठ पठितुम, कोई चौथी क्लास का छात्र अपने माता की सहायता से पाठ को पढ़ते हैं। तदा आधारित कार्य च कर्तु, इस पर आधारित कार्य करते हैं। समर्थो अस्ति, और कार्य करने में समर्थ होते हैं। वाइगोत्स्की सिद्धांत अनुसार, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार माता की कार्य होती, माता क्या कार्य करती है। सोपानीकरणम, सोपान करती हैं। स्काइफोल्डिंग, शिक्षणम, शिक्षण। उपशिक्षणम, प्रशिक्षणम। वाइगोत्स्की के अनुसार स्काइफोल्डिंग है, सोपानीकरणम, स्काइफोल्डिंग। फीडबैक ले रही हैं। केन साधनेन छात्रस्य भाषा क्षमताया सम्यक वर्धित शक्यते, किस साधन के द्वारा छात्र के भाषा क्षमता में समय के अनुसार वृद्धि हो सकती है। नियमित सूत्र लेखनम, नियमित रूप से सूत्र लेख करके, अभ्यास करके। कार्य आधारित गतिविधि भाग ग्रहणेन, कार्य के आधारित गतिविधि करके भाग, यानी उस भाग को ग्रहण करके। शब्दावली वर्धन, शब्दावली वृद्धि करके। व्याकरण नियम कंठस्थ करने, व्याकरण नियम को कंठस्थ करके। यहाँ कार्य आधारित गतिविधि भाग ग्रहण, कार्य के द्वारा और गतिविधि के द्वारा हम भाषा को में हम दक्ष हो सकते हैं, भाषा में वृद्धि कर सकते हैं। दूसरा आंसर है ये। शरीर भाषा संकेत सत्यम दृष्टिपातः इत्यादि निम्नलिखितस्य उदाहरण सन्ति। शरीर भाषा और संकेत का सतत दृष्टिपात मतलब दृष्टियों का, इसमें से निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। संकेत नाम, मौन संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण, कंप्यूटर माध्यम संप्रेषण। तो मौखिक संप्रेषण में
आँख का और हाथों का, आँखों का प्रयोग, मुख का प्रयोग होता है। इसमें शरीर भाषा का संकेत के आधार पर मौन संप्रेषणात्मक होगा। दूसरा आंसर है इसका। इसके बाद अगले वीडियो में हम मिलते हैं अगला क्लास लेकर के।